अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर एक आदमी को उसकी टीम ने मरा हुआ मानकर बर्फ में छोड़ दिया। उसकी पल्स लगभग खत्म थी, ऑक्सीजन हटा दिया गया था, तापमान -30 डिग्री था और उसके आसपास सिर्फ सन्नाटा और सैकड़ों जमी हुई लाशें थी, तो तुम मान लोगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उस रात एवरेस्ट पर जो हुआ वो सर्वाइवल से ज़्यादा मौत के साथ एक सीधी बातचीत थी। और उस बातचीत में एक आदमी ने हार मानने से इनकार कर दिया। मई 2006 एवरेस्ट सीजन अपने चरम पर था। बेस कैंप में सैकड़ों क्लाइंबर्स थे, हर कोई समिट की तैयारी में था। उन्हीं में से एक था लिंकन हॉल, 50 साल से ज़्यादा उम्र, अनुभवी पर्वतारोही। लेकिन इस बार उसके लिए ये सिर्फ एक एक्सपीडिशन नहीं थी, ये अधूरा सपना था। 1984 में वो समिट तक नहीं पहुंच पाया था। वो सपना उसके अंदर सालों से अटका हुआ था। एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो उसकी जिद था। कैंप 1 से कैंप 2 तक सब सामान्य रहा। शरीर थकता है लेकिन एडजस्ट हो जाता है। कैंप 3 पर पहुंचते ही असली परीक्षा शुरू होती है। ऑक्सीजन कम, सांस भारी, सिर दर्द। लेकिन लिंकन स्टेडी था। उसकी चाल धीमी थी लेकिन स्टेबल थी। टीम कॉन्फिडेंट थी। समिट पुश की रात, 25 मई 2006। रात लगभग 9 बजे चढ़ाई शुरू हुई। अंधेरा था, सिर्फ हेडलैम्प्स की रोशनी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई, ऊपर अंधेरे में गायब होता रास्ता। हवा चेहरे को काट रही थी। ऑक्सीजन मास्क के अंदर हर सांस भारी थी। लेकिन हर क्लाइंबर के मन में एक ही तस्वीर थी, समिट की। सुबह करीब 9 बजे लिंकन हॉल दुनिया की छत पर खड़ा था। 8,848 मीटर। आसमान करीब लगता है वहां। लेकिन एवरेस्ट का नियम साफ है, समिट आधी जीत है। असली खतरा नीचे उतरने में है। समिट के कुछ समय बाद लिंकन की चाल बदलने लगी। पहले हल्की लड़खड़ाहट, फिर कंफ्यूजन। उसने सवालों का जवाब गलत देना शुरू किया। उसके कदम अस्थिर हो गए। टीम ने समझ लिया कुछ ठीक नहीं है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल इडीमा, यानी दिमाग में सूजन, ये डेथ जोन का सबसे खतरनाक दुश्मन है। अगर तुरंत नीचे न लाया जाए तो मौत लगभग तय है। टीम ने उसे ऑक्सीजन दी, सहारा देकर चलाया। लेकिन उसका दिमाग सिग्नल्स खो रहा था। वो बार बार गिर रहा था। उसकी आंखों में फोकस नहीं था। वो ऐसी बातें कर रहा था जिनका कोई मतलब नहीं था। एक समय ऐसा आया जब वो बिल्कुल बैठ गया और उठने से इनकार कर दिया। डेथ जोन में बैठ जाना अक्सर आखिरी कदम होता है। समय निकल रहा था। मौसम बदलने के संकेत मिल रहे थे। हवा तेज हो रही थी। टीम एग्जॉस्टेड थी। हर किसी की अपनी जान खतरे में थी। एवरेस्ट पर एक कठोर सच्चाई है, अगर तुम एक को बचाने में देर करते हो तो बाकी सब भी मर सकते हैं। घंटों की कोशिश के बाद लिंकन लगभग बेहोश था। उसकी पल्स बेहद कमजोर, सांस अनियमित। डॉक्टर ने जांच की, हालत गंभीर से भी आगे थी। डिसीजन लेना था। अंधेरा करीब आ रहा था। तापमान गिर रहा था। ऑक्सीजन लिमिटेड थी। टीम लीडर ने भारी आवाज में कहा, वी कांट सेव हिम। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, ये एक फैसला था। एक आदमी की जिंदगी और बाकी टीम की जिंदगी के बीच का फैसला। लिंकन हॉल को बर्फ पर लिटाया गया। ऑक्सीजन मास्क हटाया गया। उसकी जैकेट बंद की गई। उसे ऐसे रखा गया जैसे अंतिम विदाई दी जाती है। एवरेस्ट पर बॉडीज नीचे नहीं लाई जाती, वो वहीं रह जाती हैं, पहाड़ के हिस्से बनकर। टीम नीचे उतरने लगी।
पीछे छूट गया एक आदमी, अकेला, -30 में, डेथ जोन में, जहां इंसान 10 मिनट भी बिना ऑक्सीजन खड़ा नहीं रह सकता। और लिंकन वहां पड़ा था। रात उतर आई। हवा की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, दूर कहीं बर्फ खिसकने की आवाज। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे और बर्फ के बीच एक शरीर पड़ा था जिसे दुनिया ने डेड मान लिया था। लेकिन उसी रात लिंकन के दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा था। उसे लगा वो किसी गर्म जगह पर है। उसे लगा वो किसी नाव में बैठा है। उसे लगा कोई उससे बात कर रहा है। ये हेल्यूसिनेशंस थे। जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो रियलिटी बदल देता है। कभी इंसान को गर्मी महसूस होती है, कभी उसे लगता है वो सुरक्षित है। यही वो स्टेज होता है जब कई क्लाइंबर्स अपने कपड़े उतार देते हैं, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें गर्मी लग रही है, जबकि उनका शरीर फ्रीज हो रहा होता है। और शायद लिंकन के साथ भी यही हुआ। रात गहराती गई, टेम्परेचर और गिर गया, पल्स लगभग न के बराबर। लेकिन मौत ने अभी तक आखिरी कदम नहीं उठाया था। सुबह होने लगी। एवरेस्ट के रिज पर कुछ और क्लाइंबर्स समिट की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दूर एक शेप देखी। उन्हें लगा एक और बॉडी। एवरेस्ट पर बॉडीज रास्ते का हिस्सा है, कोई रुकता नहीं। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे वो शेप हिली। एक आदमी बैठा था, जैकेट खुली हुई, ग्लव्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, चेहरा सूजा हुआ, आंखें खुली और उसने धीमी आवाज में कहा, माय नेम इज लिंकन हॉल। वो जिंदा था। जब क्लाइंबर्स ने उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया तो सबसे पहले उन्होंने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, वहां उलझन थी। जैसे कोई आदमी गहरी नींद से उठा हो और समझ नहीं पा रहा हो कि वो कहाँ है। लेकिन समस्या ये थी कि उसका दिमाग पूरी तरह नॉर्मल नहीं था। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा अभी भी उसके अंदर था, यानी दिमाग में सूजन, यानी कोऑर्डिनेशन खत्म, यानी किसी भी क्षण कोलैप्स। रेस्क्यू का फैसला आसान नहीं था। समिट बस कुछ 100 मीटर दूर था। कई क्लाइंबर्स सालों से उस पल का इंतजार करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने समिट छोड़ दिया क्योंकि एक जिंदा इंसान समिट से बड़ा था। एवरेस्ट के इतिहास में ये रेयर पल था। एम्बिशन और ह्यूमैनिटी आमने सामने खड़े थे और ह्यूमैनिटी जीत गई। लिंकन को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। पैर कांप रहे थे, बैलेंस बिगड़ चुका था। हर 2 कदम पर वो गिर जाता, और डेथ जोन में गिरना मतलब हमेशा के लिए गिर जाना। रेस्क्यूअर्स ने उसे लगभग पकड़कर नीचे उतारना शुरू किया, लेकिन एवरेस्ट की ढलान सीधी नहीं होती, वो खतरनाक होती है। बर्फ के नीचे क्रीवासेस छुपे होते हैं। एक गलत कदम और सब खत्म। नीचे उतरते समय हवा अचानक तेज हो गई, जैसे पहाड़ को यह मंजूर नहीं था कि वो आदमी वापस जाए। विजिबिलिटी गिरने लगी। रोप लाइन पकड़कर सब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। लिंकन बार बार बड़बड़ा रहा था। उसे साफ याद नहीं था कि रात में क्या हुआ। उसे लगा था वो किसी नाव में है। उसे लगा था वो किसी दोस्त से बात कर रहा है। उसका दिमाग रियलिटी और इल्यूजन के बीच अटका हुआ था, लेकिन उसकी पल्स चल रही थी और यही फर्क था। कुछ दूरी पर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने लगा। हर सिलेंडर प्रेशियस था। अगर लिंकन को ज्यादा दिया जाता तो किसी और को कम पड़ सकता था। एवरेस्ट पर मोरालिटी हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन से टकराती है, लेकिन उस दिन सब ने रिस्क लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये पहाड़ के खिलाफ एक चुनौती थी। कैंप 4 तक पहुंचने में कई घंटे लग गए।
हर मिनट उसकी हालत अनस्टेबल थी। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी, फ्रॉस्ट बाइट अंदर तक घुस चुका था, चेहरा सूज गया था। लेकिन सबसे बड़ा डर था ब्रेन डैमेज का। अगर दिमाग रिकवर नहीं करता तो नीचे पहुंचने का कोई मतलब नहीं था। कैंप 4 में उसे टेंट के अंदर लिटाया गया, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाया गया, रेडियो से नीचे कैंप्स को मैसेज भेजा गया, लिंकन हॉल इज अलाइव। नीचे कैंप में पहले तो साइलेंस रहा, क्योंकि जिन लोगों ने उसे छोड़ा था उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर शॉक, फिर रिलीफ और फिर गिल्ट। लेकिन एवरेस्ट पर गिल्ट को कोई नहीं सुनता, वहां सिर्फ सर्वाइवल की आवाज़ गूंजती है। धीरे धीरे उसे और नीचे कैंप 3 और फिर कैंप 2 तक लाया गया। जैसे जैसे ऊंचाई कम हुई, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बेहतर हुआ और उसके दिमाग ने क्लैरिटी दिखानी शुरू की। उसने पहली बार साफ बोला। उसने पूछा, क्या हुआ था? और जब उसे बताया गया कि उसे मृत समझ लिया गया था, वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बस हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, दे डिड वॉट दे हैड टू डू। यही एवरेस्ट की सच्चाई है। वहां कोई विलन नहीं होता, वहां बस फैसले होते हैं। डॉक्टर्स ने बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसका शरीर शायद एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया में स्लो मेटाबॉलिज्म मोड में चला गया था, जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो गई। शायद उसकी पोजीशन ऐसी थी कि हीट लॉस कम हुआ। शायद हेलुसिनेशंस ने पैनिक को रोका और पैनिक न होने से एनर्जी कंजर्व हुई। लेकिन साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि डेथ जोन में सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स के खिलाफ था। जब फाइनली उसे हेलीकॉप्टर जोन तक लाया गया और नीचे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब तक उसकी फिंगर्स डैमेज हो चुकी थीं। चेहरा फ्रॉस्ट बाइट से जला हुआ था, लेकिन ब्रेन फंक्शन धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। वो जिंदा था, पूरी तरह जिंदा। उस साल एवरेस्ट ने कई लोगों को नहीं छोड़ा था। कई एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स समिट के बाद नीचे उतरते समय मरे थे। कई बॉडीज आज भी रूट के किनारे पड़ी हैं, जिन्हें क्लाइंबर्स लैंडमार्क्स की तरह पहचानते हैं। और लिंकन भी उन्हीं बॉडीज के बीच रात भर पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह वो उठ बैठा। अगर मौसम थोड़ा और बिगड़ जाता, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर एक कम होता, तो वो भी उन्हीं फ्रोजन बॉडीज में शामिल होता, एवरेस्ट के स्टैटिस्टिक्स में एक और नाम बनकर।